हेलो दोस्तों, मैं अजीत सिंह राठौर और माँ दुर्गा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं पहले करंट अफेयर्स का ऑडियो सीरीज बनाता था, लेकिन अब जो मेरे देखने वाले जो छात्र हैं वह बोल रहे थे कि सर आप वीडियो में भी करंट अफेयर्स की वीडियो बनाएं ताकि हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आपसे ऑडियो वीडियो करंट अफेयर्स सीरीज भी ला रहा हूँ। तो आज मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हम जो करंट अफेयर्स की बात करेंगे 4 मार्च से 11 मार्च, ठीक। किससे बात करेंगे? 4 मार्च से 11 मार्च तक के करंट अफेयर्स को हम अच्छे से डिटेल करेंगे, ठीक। और जो मैं करंट अफेयर्स आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये सारे करंट अफेयर्स यूपीएससी, पीएससी और हर प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों। तो हम जैसे समझेंगे कि सबसे पहले है राहुल गांधी की बोल। राहुल गांधी के बोल, चीन का बखान और भारत की जख्मों पर नमक। आज के जो करंट अफेयर सीरीज में पहला यही है जो मेन यूपीएससी के नजरिए से जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि राहुल गांधी, आप अगर न्यूज देखते होंगे या नहीं देखते हैं तो मैं अभी बता दे रहा हूं। जो राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी कहाँ गए हैं? अभी राहुल गांधी गए हैं विदेश में, ब्रिटेन, जहां उनके नानी के यहाँ, जो उनके नानी घर है। अब हर कोई नानी घर में आता है तो कुछ ना कुछ बातें जरूर करके आता है। अभी होली का त्योहार भी चल रहा है, तो ब्रिटेन गए तो वहां के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने भाषण दिया है, स्पीच दिए। तो उन्होंने, अब एक राजनीति पार्टी के नाते तो उन्होंने ठीक कहा, लेकिन उन्हें वो सारी चीजें, एक हिंदुस्तानी होने के चलते उन्हें वो चीजें जरूर करनी चाहिए जो एक आम आदमी, यानी कि उनको जो मोदी सरकार गलत की है, जो गलत निर्णय लिए हैं, उनका विरोध करें तो ठीक है। लेकिन आप अगर वो सही कर रहे हैं उसका भी अगर आप विरोध कर रहे हैं तो ये गलत है। ये इन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी ने, कि भारत की हर सेक्टर, हर प्रशासनिक संस्था को, न्यायालय को मोदी सरकार ने खरीद के रखा है, मतलब उसको अपने अंदर में ले लिया है, जो बिल्कुल भी गलत सिद्ध होता है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही न्यायालय ने एक निर्णय लिया था, एक न्याय सुनाया था जो पूरी केंद्र सरकार के अपोजिट में आया था। तो यह तो पूरी तरह गलत है, क्योंकि राहुल गांधी जो है, इनको हमने देखा कि पिछले कुछ चुनावों में 3 राज्यों में हार का सामना करना पड़ा। तो वे हार क्यों हो रहे हैं? वे इसी कारण से हो रहे हैं क्योंकि ये अपनी मानसिकता को बदलना नहीं चाहते। जो राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं, इनकी जो मानसिकता है, धारणा है, ये बदल नहीं पा रहे हैं। और इनके वजह से इनकी जो सत्ता है, इनकी जो राजनीति है, इनकी जो पार्टी है, नीचे नीचे धीरे धीरे धराशायी होती जा रही है। तो मेन रीजन यही है। तो कहीं ना कहीं अगर राहुल गांधी को अपनी पार्टी बचाना है तो उसको सबसे पहले अपने राजनीति, अपनी कूटनीति में सुधार लाना होगा। तभी वह कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को बचा सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। वरना एक दिन ऐसा आएगा जब कांग्रेस पार्टी का सिर्फ इतिहास ही रहेगा, वर्तमान में कुछ नहीं बचेगा, ठीक। और वह चीन की बखान कर रहे हैं, मतलब कि आप अगर भारत देश के हो तो भारत देश के बड़ाई अगर नहीं कर पा रहे हो, कम से कम शत्रुओं की बड़ाई ना करें। आप अगर भारत देश के, तो आप एक नागरिक के नाते आप भारत देश के जख्मों में नमक तो ना छिड़कें। आप ऐसे वर्ड का उपयोग ना करें, ऐसे बातों का उपयोग ना करें जिसके द्वारा भारत की बेइज्जती हो रही है, विदेशों में भारत की इज्जत जा रहे हैं। तो आप ऐसे बातों को बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं? तो जो हमारे राहुल गांधी साहब हैं, इनको इतनी की समझ नहीं कि अपने घर की इज्जत को उछाला जाता है या बचाया जाता है। यह बाहर में जाके अपने घर की इज्जत को उछाल रहे हैं। तो एक नेता के लिए, एक राष्ट्र प्रेमी के लिए बिल्कुल भी कतई भी सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको अपने आप में संशोधन करने की जरूरत है। राहुल गांधी को अपने अंदर एनालिसिस करने के लिए, आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है, तभी इनका कुछ कल्याण हो सकता है। वरना जैसे आए थे वैसे जाएंगे वाली कहावत इन पर लागू जरूर होगी, ठीक। फिर उसके बाद है अगला करंट अफेयर सीरीज में, कि फार्मा उद्योग की प्रतिष्ठा और फार्मा कंपनी की जांच। लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे देश में आए दिन हम देखते रहते हैं कि कहीं इस दवाई के फॉर्मूले में गलती के कारण, इस दवाई की क्वालिटी में कमी के कारण यहाँ आज इतने बच्चे की मृत्यु हो गई, इतने पेशेंट की मृत्यु हो गई। तो ये सारे कहीं ना कहीं एक बड़ी दिक्कत भारत के लिए पैदा करते जा रहे हैं, क्योंकि भारत को एक मजबूत स्थिति पाने के लिए सबसे पहले अपने आप में कहा जाए तो सुधरने की, अपने आप में एक आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है।
भारत को आज विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। भारत एक अच्छे पोजीशन पर पहुंच सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आज क्या कर रहा है, भारत विभिन्न जगहों पर भारत से भी दवाई सप्लाई हो रही है। तो आप सपोज समझो दोस्तों कि अगर भारत से दवाई सप्लाई हो रही है और वहां अगर किसी गलती, अगर हमारे डॉक्टरों के, हमारे फार्मेसों के गलती के कारण अगर किसी की जान जा रही है, तो क्या इससे भारत की इज्जत बचेगी? क्या भारत की इससे प्रतिष्ठा बचेगी? बिल्कुल नहीं। लोग क्या बोलेंगे, देश क्या बोलेगी कि वहां से दवाई लाए थे। हमारे यहाँ क्या होगी, चीनी, जैसे चीनी वस्तुओं पर अविश्वास पैदा होता है, उसी प्रकार भारत देश की वस्तुओं पर भी अविश्वास पैदा होने लगेगा। तो देश को चाहिए क्या, हमारे सरकार को क्या चाहिए कि जो विभिन्न संस्थान हैं, जो नए नए उद्योगपति हैं, जो फार्मों में काम करते हैं, जो फर्म है जो दवाइयां बनाती हैं, दवाइयों का संशोधन करती हैं, तो ऐसे कंपनियों को क्या करे, जांच करवाए, उनको एक कड़ी क्या दे, सिद्धांत दे, नियम दे कि आपको अगर इस उद्योग में रहना है, आपको इन संस्थाओं में काम करना है, तो हम इन नियमों को पालन करना होगा, इन सिद्धांतों को आपको लागू करना होगा, तभी आप इस कार्य को कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी कड़ाइयां हमारे केंद्र सरकार को देनी चाहिए, तभी क्या होगा, जो गलतियां हो रही हैं उनमें सुधार होंगे, और इन सुधारों के द्वारा ही हमारा जो फार्मा कंपनी है इनमें कड़ाई आएंगी, वह अपने कार्य के प्रति सजग होंगे, अच्छी लगन से, एकाग्रता से काम करेंगे, और क्या होगा, उससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, प्रतिष्ठा रहेगी और हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर रहेगा। तो क्या बोल रहे हैं कि इस प्रकार अभी जो करंट में जो चल रहा है कि लगातार एक दो जगह न्यूज आए हैं कि इस कुछ सर्दी खांसी की दवाई थी, मतलब सिरप, और उस सिरप में गड़बड़ी होने के कारण वहां 7-8 लोग की मृत्यु हो गई। तो ये खबर कहीं ना कहीं हमको सोचने पे मजबूर करती है कि ऐसे फर्मों कंपनी क्या जरूरत है, जिनके अगर हम सोच रहे सकारात्मक और रिजल्ट दे रहे नकारात्मक। अगर आप भले एक दिन की जगह में 2 दिन, 1 साल की जगह हम 2 साल लगाइए, लेकिन रिजल्ट हमको अच्छा दीजिए, यह भारत की सोच होनी चाहिए, और इसीलिए भारत जानी जाती है। अगला है कि भ्रष्टाचार पर वार से तिलमिलाया विपक्ष पक्ष। अब क्या हुआ है कि अभी आप जानते होंगे, जो आम आदमी पार्टी के जो एक नेता थे, शायद संसोदिया करके हैं, उनको क्या हुआ है कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप में उनको कहां ले गया है, भ्रष्टाचार के आरोप में उनको जेल किया गया है, वह अभी जेल के अंदर है। होली की उनकी पूरी प्रक्रिया, होली त्योहार जेल के अंदर ही मनाया गया है। तो इससे क्या हुआ है, अब जितने भी भाजपा सरकार, जो केंद्र सरकार है, उसके जितने विपक्षी दल, यानी कि भारत देश में जितने भी पार्टियां, सब उसके विपक्षी दल हैं। तो ये सब भारत प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं कि आप नेता के साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? हर एक नेता एक हिंदुस्तानी है, हर पर इस भारत देश का संविधान लागू होता है। तो अगर आप गलत करेंगे तो आपको सजा भुगतना पड़ेगा। और हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जितने भी पार्टियां हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, पार्टियां बहुत सारी हैं, जितने भी पार्टी हैं, सब पार्टियां क्या बोलते हैं, हम गांधीवाद से हैं, हम दूध से धुले हुए हैं। लेकिन दूध से धुला कोई नहीं है, हर किसी के ऊपर कुछ न कुछ भ्रष्टाचार के क्या है, दोष आरोपण है। तो ये पार्टियां क्यों भूल जाती हैं कि हम पर तो पहले से दाग है, हम दूसरे को अपनी सफाई देंगे। अपना उदाहरण, पहले अपना कैरेक्टर खुद पार्टी नहीं बचा पा रही है, दूसरे को सलाह दे रही, तो ऐसे करने से क्या मतलब है? तो अगर जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनको बोल रहे हैं कि आप जो सीआईडी है, एनडीए है, इनका आप गलत उपयोग कर रहे हैं। अगर वह भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बने हैं, अगर वह छापेमारी कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है, आप ही बताइए। तो ऐसे ऐसे हमारे देश की स्थिति है। तो ये हुआ कि भ्रष्टाचार पर वार से तिलमिलाया विपक्ष। अब विपक्ष को करना ये चाहिए इस समय कि अगर कोई गलत है उसको गलत बोले, सही है तो सही बोले। राजनीति अपने जगह, देश को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। देश को सबसे पहले देखना है, राजनीति दूसरे पक्ष है, क्योंकि देश है तभी हम हैं, और हम हैं तभी देश है। ठीक। फिर है दोस्तों कि सिर उठाती भारत को तोड़ो शक्तियां। अभी करंट अफेयर्स में सबसे टॉप में जो चल रही है कि जो ऐसे बहुत सारी शक्तियां हैं जो भारत को तोड़ने में लगी हुई हैं, जो खालिस्तानी, जैसे अभी पंजाब में उभर रहा है, क्या हो रहा है कि पंजाब में ना एक वो है, क्या बोलते हैं,
खालिस्तानी एक ग्रुप है जो वहां पर क्या कर रहे हैं, अलगाववादी को बढ़ावा दे रहे हैं। कश्मीर में कई लोगों की मृत्यु की जा रही है। बस्तर में कुछ दिन पहले एक सिपाही की मृत्यु हो गई। तो ये कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने की साजिश चल रही है। अभी विदेशों में कई जगहों पर हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, पर वहां की सरकारें क्या कर रही हैं? वहां की सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं, बस बोल रही है कि हाँ एक ये गंभीर समस्या है। क्या बोल रही है? एक गंभीर समस्या, लेकिन उस गंभीर समस्या के लिए निराकरण के लिए कुछ भी क्या बोले जाए कदम नहीं उठा पा रहे। कहीं ना कहीं इनको अगर हमें रोकना है तो हमें इसको सीरियसली लेना होगा। केंद्र सरकार को एक बड़े स्तर पर इनके प्रति अपनी रुख अपनानी होगी, तभी आगे कुछ हो सकता है। तो हमको देखना यह है कि केंद्र सरकार को भी ध्यान देना है कि यह तत्व अधिक बढ़ने ना पाए, क्योंकि अगर ये तत्व अगर अपने आप में अगर अधिक शक्ति पा गई, अगर ये तत्व अधिक सामूहिक रूप से प्रबल हो गए, तो कहीं ना कहीं इतिहास अपने आप को दोबारा दोहरा सकती है और भारत के लिए यह संकट पैदा हो सकता है। तो इसको चाहिए कि भारत देश की जो शासन व्यवस्था है, जो केंद्र सरकार है, वह समझे और सिर उठाती भारत तोड़ने की जो शक्तियां हैं, अलगाववादी है, आतंकवादी है, नक्सलवादी है, इन सभी पर कड़ाई से कार्यवाही करे। ठीक। फिर है महिला सशक्तिकरण का गाथा। अभी आप जानते होंगे कुछ दिन पहले ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अपनाया गया है। ठीक। क्या किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। उसमें हमारे श्रीमती माननीय श्री राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भाषण दिया। उन्होंने बताया कि हमारी जो देश की व्यवस्था है जो महिलाओं के प्रति और दूसरे देशों की अपेक्षा में क्या है, अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। जो लोग सामूहिक रूप से महिला और पुरुष में क्या बोलते हैं, समानता बताते हैं, वहीं जब परंपराओं की बात आती है, जब विधियों की बात आती है, जब घर के रीति रिवाजों की बात आते हैं, तो वहां महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? अगर आप सामूहिक रूप से अगर किसी को बराबर के हकदार मानते हैं, तो आप उतना ही हकदार महिलाओं को भी दें, तभी। हालांकि इस क्षेत्र में सरकार ने पहले से ही बहुत सारे नियम लगाए हैं, बहुत सारे अभियान चलाए हैं, जिन अभियानों में एक आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह एक बहुत ही अच्छा और सकारात्मक कदम है, और यह कदम सरकार की क्या है, काफिले तालीब भी है, बढ़ाई करने के प्रोत्साहित करने के कदम है। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए कि हमारे इतिहास में आप देखेंगे, द्रौपदी मुर्मू ने बताया है कि हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे महिलाएं हुए हैं जिन्होंने इतिहास में एक अच्छा नेतृत्व किया है, एक अच्छा शासन प्रशासन किया, और भारत एक विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया कि भारत की नारी ऐसी नारियां हैं जो अपने नेतृत्व अपनी क्षमता से विश्व में अपना नाम दर्ज करा सकती हैं। अभी कई देशों में देखा गया है कि वहां पर वोट देने का अधिकार नहीं होता है, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता महिलाओं को। तो इन स्थानों पर तो अधिक महिला सशक्तिकरण की जरूरत है, लेकिन भारत देश में भी कहीं ना कहीं अभी उतना महिला सशक्तिकरण नहीं हो पाया है जितना हम अनुमान लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत देश में भी महिला सशक्तिकरण की जरूरत है। तो ये एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, यूपीएससी के बेस से बोल रहा है चीनी आयात पर अंकुश। देखो दोस्तों क्या हो रहा है कि चीनी आयात पर अंकुश क्यों लगाना है। देखो, जो हमारे सरकार है, केंद्र सरकार है, वह चीनी आयात पर अंकुश तो लगा रही है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी होते हैं ना, वह कहीं ना कहीं उसका तोड़ खोज लेते हैं। तो इस तोड़ पे हमको नियम लागू करना है। हालांकि जो हमारी केंद्र सरकार है यानी कि नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या किया है कि कोरोना काल से ही क्या किया, इन पर जो चीन से वस्तुएं आती हैं उन पर कमी करना शुरू कर दिया है। लेकिन क्या करोगे, जो अब वो बहुत जमाने से क्या बना है, आते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अभी इकट्ठा नहीं टूटेगा। इसी कारण से क्या हुआ कि अपेक्षा अनुसार उसमें क्या हमको नहीं मिल पाया, प्रतिफल नहीं मिला और अच्छे से अंकुश नहीं लग पाया, क्योंकि हमको चीन से आयात पर अंकुश इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है लगाना, क्योंकि हुआ क्या है कि चीन हमारे से क्या शत्रुतापूर्ण व्यवहार रख रहा है, तनावपूर्ण व्यवहार रख रहा है, गलवान की घाटी पे बार बार युद्ध छिड़ती है, खूनी खेल होते हैं। तो किसी को भी अपने दुश्मन से ज्यादा आश्रित नहीं होना चाहिए। एक तरह से चीन हमारा दुश्मन ही बन गया है, तो उससे हमको क्या करना चाहिए,
आत्म उससे जो हमको वस्तुएं आयात करनी पड़ती हैं, यह उद्योगपतियों का भी क्या है, उद्योगपतियों का भी यह एक उत्तरदायित्व बनता है कि वह भी ऐसी वस्तुओं का आयात करें जो चीन से मंगानी पड़ती हैं। अगर वे वस्तुएं बनती हैं तो फिर क्यों वो वस्तुओं को आयात करना पड़ता है। तो इन सारे वस्तुओं को चाहिए हमारे किसको, भारत की सरकार को, कि वह उद्योगपतियों को भी प्रोत्साहन दे और अगर वह अंकुश लगा रहे हैं तो उन पर अच्छे से नियम कड़ाई करके लगाए और भारत को आगे सशक्तिकरण प्रदान करें। ठीक। अतिवाद पर अनदेखी, भारत की छवि खराब करने की कोशिश। देखो दोस्तों, अतिवाद करने की अनदेखी यानी कि हमारे देश में अतिवाद को अनदेखी की जा रही, जो बिल्कुल भी अनुचित है। अगर कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं अगर आतंकवाद बढ़ रहा है तो उसको गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है कि जैसे विदेशों में बहुत जगहों पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को फोड़ा जा रहा है। भारत को कहीं ना कहीं हर जगह, चाहे वह अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, जापान हो, कहीं भी हो, रूस हो, रूस को तो नहीं पता लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका नाम मैं लिया हूँ, इन सभी जगहों पर भारत की जो धार्मिक संस्थान है, मंदिर हैं, इन सभी को तोड़ा जा रहा है। इन पर अलगाववादी जो खालिस्तानी जो आतंकवादी हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए विपत्तिजनक बात है। और जो पंजाब में भी खालिस्तानी है वह बोल रहे हैं, वह इनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। और ये जो अलग अलग देश में खालिस्तानी है वह भी एक दूसरे से कनेक्ट है। और इसकी पता हमको कहाँ से पड़ती है, तो इनके पता हमको दोस्तों पढ़ते हैं इनके नारे से। कहाँ से पढ़ते हैं? नारे से। यानी कि कई जगहों पर नारे भी लिखे गए हैं भारत के अपोजिट में, आप सोच सकते हैं नारे भी लिखे गए। तो इन नारों को पढ़कर हम एक जैसे नारे, अब जैसे इंकलाब जिंदाबाद, ये क्या है, भारत के नारे, लेकिन ऐसे ही वहां पर भारत के अपोजिट में नारे बनाए गए। तो इन नारों को पढ़कर ये देखा गया कि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये कनेक्शन ही हमको तोड़ना है, हमको इनको रोकना है। अगर हमने इसको अनदेखी किया तो यह हमारे लिए विध्वंसकारी और संकट का काम कर सकते हैं। भारत की छवि बिगाड़ने में जो विदेशी मीडिया है यह भी महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि जो विदेशी मीडिया है वह लगातार गलत खबरें छाप रही है, गलत खबरों को प्रचार कर रही है। यह हमारे देश के मंत्री बोल रहे हैं। एक न्यूयॉर्क टाइम्स है, उन्होंने एक अखबार कश्मीर के ऊपर छापा, उसको बिल्कुल भी भारत के जो मंत्री है वो बोल रहे हैं बिल्कुल भी झूठा है और गलत है, यह सिर्फ भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है। तो कहीं ना कहीं जो एक अलगाववादी है ना, वह भारत को बहुत ही सीरियस तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रही है। और वह चुनाव जो अभी आ रहे हैं उस चुनाव को मेन मुद्दा बनाया है। और यह कोई अचानक नहीं हो रहा है, इसको एक नीति और एक योजना के तहत बनाया जा रहा है। तो हम क्यों ना हम इस पे थोड़ी सी ध्यान दें और इसको रोकें। तो जो सरकार को चाहिए कि इस पर थोड़ी सी देख करे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर इस पर सोच विचार करे और इसको रोकने की कोशिश करे, यह महत्वपूर्ण है। फिर बोल रहा है कि उमंग का उत्सव, भारतीय संस्कृति की व्यापकता। उमंग का उत्सव होता है होली। होली में देखना दोस्तों, कोई मार्केट नहीं जाता, कोई बाजार नहीं जाता, कोई खरीदी नहीं करता किसी प्रकार की सामान। इसमें क्या लगता है, 10 रुपए का अबीर, 10 रुपए का रंग, और हर कोई गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग हो, भिखारी हो, हर कोई एक दूसरे को लगाता है। दुश्मन हो वह भी मित्र बन जाता है। वह एक समूह रूप से यह त्योहार मनाया जाता है, एक जगह होली का रंग खेलकर। और इसकी व्यापकता इतनी है कि यह सिर्फ इंडिया में ही नहीं, भारत में ही, विश्व में यह त्योहार मनाया जाता है। यहाँ तक कि इस साल तो देखा गया है कि पाकिस्तान जैसे देश में भी जो वहाँ के युवा है वह होली का त्योहार मना रहे थे। यह हमको यही संदेश देता है कि हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विकसित करना है। क्योंकि हमारी संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति है ना, यह यही सिखाती है कि हमको एकता के साथ बढ़ना है, एकता के साथ ही हर चीज में सफलता मिलती है। ठीक, हमको हर चीज एकता के साथ करना है। यह जो त्योहार है होली का, वह हमको आगे कुछ करने के लिए प्रेरित करती है, अपने लक्ष्य में बढ़ने के लिए हमको प्रेरित करती है। तो कहीं ना कहीं यह वसुधैव कुटुंबकम की भावना को विकसित करती है। और ये हमारे करंट में, यानी कि हम अभी होली का त्योहार चल रहा है, तो क्यों ना हमको इस त्योहार से हिचकना नहीं चाहिए, हमको इस त्योहार से हटना नहीं चाहिए। यह हमारा त्योहार है, होली हमारे हिंदुओं की पहचान है, हमको इसको बढ़ चढ़कर मनाना चाहिए। यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम अपने त्योहार को कैसे छोड़ दें? जब हम अपने त्योहार को छोड़ेंगे तो
अदर कास्ट या मतलब अदर कंट्री के लोग तो इसका बहिष्कार करेंगे ही। तो हमको क्या करना है, अपने त्योहार को, चाहे होली हो, दीपावली हो, रक्षाबंधन हो, किसी भी त्योहार को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो, विश्व व्यापक बनाओ और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को स्वीकार करो। तो आज के जो करंट अफेयर्स जो वीडियो है, इसमें हमने कवर किया है दोस्तों 4 मार्च से 11 मार्च 2023 के उन सारे करंट अफेयर्स को जो महत्वपूर्ण है, जिनमें सबसे पहला है कि राहुल गांधी की बोल, चीन की बखान और भारत के जख्मों में नमक। दूसरा, फर्म उद्योग की प्रतिष्ठा, फर्म कंपनी की जांच। तीसरा, भ्रष्टाचार पर वार से तिलमिलाया विपक्ष। और चौथा है, सिर उठाती भारत तोड़ो शक्तियां। पांचवा है, महिला सशक्तिकरण की गाथा, जिसको द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो हमारे माननीय है, उन्होंने अपने भाषण में अपने वर्डों में कन्वर्ट किया है। फिर उसके बाद है चीनी आयात पर अंकुश। फिर है अतिवाद की अनदेखी, भारत की छवि खराब करने की कोशिश। और आठवां है उमंग का उत्सव, भारतीय संस्कृति की व्यापकता। ये सारे मैंने कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट है। ये इतने महत्वपूर्ण पॉइंट है, 8 पॉइंट, कि आप अगर एक बार इसको याद कर लें, इतनी कठिन भी नहीं है। अभी करंट अफेयर्स के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आप अच्छे से कवर कर लेंगे। तो अगर आपको थोड़ी कहीं भी अगर कंफ्यूजन है तो आप रिवर्स करके वीडियो को देख सकते हैं। मैंने क्या है, पहले मैं ऑडियो सीरीज में बनाता था, लेकिन अब मैंने वीडियो में, मतलब कि वीडियो सीरीज में स्टार्ट किया हूँ करंट अफेयर्स को, जिसके तहत मैं हर सैटरडे को यानी शनिवार को जो करंट अफेयर्स पूरे हफ्ते का लाया करूंगा, और पूरे 5 दिन ऑनलाइन क्लास चलेंगे, और रविवार को यानी संडे को हम एक मोटिवेशनल वीडियो शेयर करेंगे। ठीक, तो आप इस करंट अफेयर्स को कवर कर लें, फिर हम अगले करंट अफेयर्स में मिलेंगे अगले सैटरडे को। तब तक ले थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।